हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है और मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। खैर, ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है। एग्ज़ाम देखते हैं, मेरे ख्याल से कि जनवरी में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस वजह से, क्योंकि पाठक जी को जानते ही हैं आप, कभी भी किसी भी समय उनका जो भी न्यूज़ वायरल होता है या आप देखते हैं कि 12 बजे रात को हो जाता है। भैया ऐसा नहीं हो कि कल 12 बजे रात को लेटर जारी हो गया और परसों से फिर आप लोग का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, बहकावे में नहीं आएंगे कि एग्ज़ाम 2 महीना बाद होगा या 4 महीना बाद होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, अब जब हो जाए आप रेडी रहें। जब एग्ज़ाम हो जाए बिल्कुल कल ले लीजिए, हम तैयार हैं। आज हमारा क्लास 6 का जो चैप्टर है, लास्ट में 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको मैंने एक साथ लिया है। बहुत ख़ास चैप्टर नहीं था, इसलिए आज के वीडियो में क्लास 6 को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। उसके बाद 7 का क्लास 7 के NCERT और SCERT के बुक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। क्वेश्चंस की संख्या भी काफ़ी बढ़ेगी, तो उसमें हम लोग और बेसिक चीज़ों के साथ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कारण से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन वाष्पन है, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है संघनन। तो पहले थोड़ा सा यहां पर बेसिक हम देख लेते हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों प्रक्रिया में जल का वाष्प में बदलना होता है। जब जल वाष्प के रूप में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों प्रक्रिया पाई जाती है। तीसरा है संघनन। तो संघनन क्या है, जरा उसको भी समझ लें। अगर हम संघनन की बात करते हैं तो जलवाष्प का द्रव्य के रूप में परिवर्तन होना संघनन प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि बर्फयुक्त जल है, जो गिलास है वो कैसा है, बर्फ से भरा हुआ है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें आ जाती है, जल की बूंदें आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि वो जल जो बर्फ जो उसके अंदर था वो गिलास से बाहर निकल गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, अब देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये गिलास हो गया, इसमें बर्फ डाला हुआ है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इन गिलास की सतह पर ये छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। देखिए इसका रीज़न ये होता है कि गिलास में बर्फ होने के कारण गिलास पूरा ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है। और आपके एटमॉस्फेयर में, जो आपका एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कुछ एयरी कण रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ एयरी कण रहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं एयरी कण को हम लोग क्या कहेंगे, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प होते हैं। और जो जलवाष्प, जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प होते हैं, वो जब इसके संपर्क में, इस गिलास के संपर्क में आते हैं तो इस गिलास के ठंडा होने के कारण ये बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल के बूंदों के रूप में आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुल आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के साथ वहां पर छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करता है, किसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को संघनन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर केवल 3 होगा, क्योंकि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में वाष्प बनता है, जल वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरों का जल किस प्रक्रिया के द्वारा नमक में बदलता है? संघनन प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा, हिमीकरण या सभी प्रक्रिया के द्वारा? तो देखिए संघनन प्रक्रिया में अभी हम देखें कि संघनन प्रक्रिया में क्या होता है। संघनन प्रक्रिया में जल के रूप में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां जो नमक है वो जल के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस संघनन प्रक्रिया तो नहीं होगा। बचा वाष्पन और हिमीकरण। हिमीकरण प्रक्रिया भी नहीं है। वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा महासागरों में जल जो है वो नमक के रूप में बदल जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा बदलता है। तीसरा क्वेश्चन, पुस्तक का एक पेज बनाने में कितना गिलास जल चाहिए?
अगर हम एक पेज, आपके बुक की एक पेज की बात करते हैं, तो एक पेज को बनाने में कितना गिलास जल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या 4 गिलास। तो ये याद रखेंगे कि एक पेज को बनाने में लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है? पहला वाष्पन, दूसरा संघनन, तीसरा फिल्टर या चौथा आसवन। वाष्पन और संघनन तो बिल्कुल नहीं होगा। समुद्र के जल को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो वाष्पन मतलब क्या हो गया? वेपोराइजेशन, मतलब जल को वाष्प के रूप में बदल देना। तो जल को जब वाष्प के रूप में ही बदल देंगे तो वो शुद्ध कहाँ बन रहा है? ठीक है, वो तो फिर बादल में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो फिर जल चक्र वाला प्रोसेस में हम चले जाएंगे। संघनन की अगर बात करते हैं तो संघनन का तो अलग ही थेसिस है ना, वो जल वाष्प के रूप में बदलता है। अच्छा, बचा फिल्टर और आसवन। तो फिल्टर तो नहीं होगा, ठीक है, फिल्टर विधि से हम इसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नमक युक्त जल होता है। आसवन विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। समुद्र के जल को इस विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आप देखेंगे कि वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े डालते हैं तो कपड़े डालने के बाद, उसमें धुलने के बाद फिर से वो निचोड़ के बिल्कुल बाहर की ओर आता है और सारे पानी को, कह सकते हैं, खंगाल कर वो गंदे पानी को बाहर निकाल देता है। तो जो वो पानी को खंगालने की जो प्रक्रिया है, मतलब कपड़ों से पानी को निकालने की जो प्रक्रिया है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा हो पाता है? वाष्पीकरण? बिल्कुल नहीं होगा, उसमें वाष्पीकरण का कोई काम नहीं। निस्तारण नहीं होगा। अपकेंद्रण, अवसादन। तो इसका भैया राइट आंसर अपकेंद्रण होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण मतलब मध्य भाग में देखेंगे आप, एक गोल चक्री टाइप का आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही वो निचोड़ पाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 6, जल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस जल का क्या होता है? सर्वाधिक घनत्व होता है जल का, 4 डिग्री सेल्सियस। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? पहला 78, 12, 21 या 1%। 78% भैया नाइट्रोजन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। 12% कुछ नहीं है, ये गलत ऐसे ही दे दिया है। 21% की बात करें तो ये 21% आपका ऑक्सीजन की मात्रा आपको मिलेगी वायुमंडल में, ठीक है। और 1% जो है ये आर्गन है और इसके साथ साथ कुछ अन्य गैस भी रहते हैं, ठीक है। तो 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कभी कभी मात्रा पूछ देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की याद रखेंगे 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में सही कथन का चयन करें। पहला है, वायु में जल वाष्पन और संघनन प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जो जल है वो किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पन और संघनन प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करता है। ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। दूसरा है, जल का पृथ्वी के पृष्ठ पर आना वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है। जल का पृथ्वी के पृष्ठ पर आना क्या है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है। तीसरा, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं। इन तीनों में आपको चूज करना है कि कौन सा सही कथन है। देखिए, पहला है, वायु में जल वाष्पन और संघनन प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाष्पन और संघनन प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश नहीं करता है। दूसरा है, जल का पृथ्वी के पृष्ठ पर आना वाष्पोत्सर्जन है। बिल्कुल नहीं, जल अगर पृथ्वी पर पहुंच रहा है तो वाष्पोत्सर्जन थोड़ी है। हाँ, भले पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। ये बिल्कुल सही है। और उस प्रक्रिया, देखिए होता क्या है कि जो जड़ होते हैं,
पेड़ों के जड़ के माध्यम से जल पत्तियों तक पहुंचता है। और वाष्पोत्सर्जन मतलब सूर्य की गर्मी से वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में, जलवाष्प कण जिसे कहा जाता है, उस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही प्रोसेस जैसे नदी में या तालाबों में जो जल होता है वही वाष्पोत्सर्जन या प्रक्रिया द्वारा, वेपोराइजेशन के द्वारा, वो भी ऊपर की ओर जलवाष्प कण बनकर बादल, जिसे हम बादल के रूप में देखते हैं, वो वास्तविक रूप में जलवाष्प कण होते हैं। जब वो छोटे छोटे कण, इस तरह से कण, ये छोटे छोटे कण, बिल्कुल छोटे छोटे कण, वो उमड़ते घुमड़ते जो बादल हमको दिखते हैं वो छोटे छोटे कण ही है जलवाष्प के। वो आपस में जैसे इन सभी कणों को मिला दिए तो एक बूंद बन गया, और वो उस बूंद के भारी होने के कारण वो नीचे की ओर वर्षा के रूप में, बूंद के रूप में हमारे अर्थ पर पहुंचता है। ठीक है, तो वो संघनन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा संघनन, अभी तो हम बताए कि गिलास में जो बर्फ होता है तो संघनन प्रक्रिया के द्वारा वो बाहर बूंद की जो दिखाई देती है आपको, बिल्कुल वही प्रोसेस है। और आप देखेंगे उस गिलास में स्पष्ट रूप में आप देखेंगे कि छोटे छोटे कण, इस तरह से बूंदें आपको दिखाई देंगी। लेकिन जैसे जैसे ये बूंद आपस में सटेंगे फिर आप देखेंगे लास्ट मोमेंट में इसका वजन बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ने के कारण ये बूंद के रूप में नीचे आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है वर्षा होने का। तो ये राइट है, वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर पहुंचता है। तो केवल 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? अगर हम पृथ्वी के ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे उसका तापमान हमेशा आपको घटता हुआ मिलेगा। तो पृथ्वी के ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या होगा? घटेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, वायु जैसे जैसे ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, उठती है तो गर्म होती है, ठंडा होती है, दोनों या अपरिवर्तित रहती है? जैसे जैसे वायु पृथ्वी से ऊपर की ओर उठेगी तो वो वायु क्या होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी, अपरिवर्तित रहेगी, या दोनों ही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वायु क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो वायु ठंडी होगी। जब तापमान में परिवर्तन मतलब तापमान क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा तो वायु क्या हो जाएगी? ठंडी होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठंडी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। और अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले डेली की तरह एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका यही जो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बढ़ती है, समान रहती है, अपरिवर्तित रहती है? देखिए, अगर हम वायुमंडल से पृथ्वी के ऊपर की ओर अगर जाते हैं, ठीक है, तो कई चीज़ों में ज़्यादातर अभी हम लोग देखें कि तापमान कम होता है, ठीक है, और हम लोग क्या देखें कि वायु ठंडी होती है, तो ऑक्सीजन भी उसी प्रकार से कम होगा। ज़्यादातर चीज़ें ऊपर की ओर जाने पर उसका जस्ट अपोजिट याद रखना कि वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में जैव निम्नीकरण कचरा नहीं है। जैव निम्नीकरण कचरा किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, 2 प्रकार के कचरा होता है, एक जैव निम्नीकरण, और इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, एक जैव अनिम्नीकरण, इसमें अ जोड़ दीजिएगा तो जैव अनिम्नीकरण हो जाएगा। तो जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जिस कचरे को प्राकृतिक रूप में जो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, वो जैव निम्नीकरण कहलाता है। और जैव अनिम्नीकरण कौन कहलाएगा? जो प्राकृतिक रूप से किसी भी कारण से, मतलब प्राकृतिक तरीके से वो नष्ट ना हो, अपघटित ना हो, वैसे कचरे को हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। तो इसमें से कौन सा कचरा है? देखिए, कूड़ा करकट, लकड़ी, कागज, कांच।
देखिए जैव निम्नीकरण मतलब जो नेचुरल तरीके से अगर जैसे हम फेंक दिए वो खुद कुछ दिनों के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कूड़ा करकट तो बिल्कुल है, ये जैव निम्नीकरण है। लकड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी जैव निम्नीकरण है। कागज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी जैव निम्नीकरण है। कांच डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसलिए कांच जैव अनिम्नीकरण कचरा माना जाएगा। इसकी श्रेणी में और कौन कौन से आएंगे? प्लास्टिक भी आ जाएगा, प्लास्टिक भी जैव अनिम्नीकरण कचरा है। और कौन सा आ जाएगा? कीटनाशक वगैरह होते हैं वो भी जैव, डीडीटी वगैरह, वो सब भी क्या हैं? जैव अनिम्नीकरण कचरे के रूप में श्रेणी में आते हैं। अगला है लाल केचुआ एक दिन में कितना भोजन कर सकता है? भार के बराबर, भार से कम, भार से अधिक या सभी। जो लाल केचुआ देखते हैं वो एक दिन में कितना भोजन कर सकता है? तो भैया लाल केचुआ एक दिन में अपने भार के बराबर भोजन कर सकता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। याद रखिएगा, अपने भार के बराबर भोजन करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 4R सिद्धांत किससे संबंधित है? 4R मतलब 4R का मतलब क्या हो गया? RRR। वैसे RRR एक मूवी आई थी लेकिन यहाँ पर 4R है, ठीक है, 3R था, RRR, यहाँ पर 4R है, RRRR। देखिए ये जो पहला R है इसका मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, नोट करें। ये पहला R का मतलब होगा रिड्यूस, और रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम उपयोग, पहला हो गया। दूसरा R है रीयूज, रीयूज मतलब दोबारा उपयोग। तीसरा R हो गया रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, दोबारा उसको चक्रित करना, मतलब फिर से उसी रूप में प्राप्त करना। चौथा R का मतलब हो जाता है रिकवर, मतलब पुनः प्राप्ति। तो ये चारों R का मतलब हो गया। और ये किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या प्लास्टिक का दुष्प्रभाव से। तो भैया ये किसी भी प्रदूषण से, जल, वायु या ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बल्कि ये प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को संबोधित करता है 4R सिद्धांत। याद रखेंगे। आज के लिए, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 14 और 15 लेसन से करवा दिए। अब हम लोग मिलेंगे साइंस के क्लास 7 की बुक से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से, और उसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, हमसे जुड़ें और तैयारी करें सक्षमता परीक्षा की। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।